हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्किल बुक में। तो आज के सेशन में हम कवर करेंगे भारत स्किल क्वेश्चन बैंक फॉर ड्राफ्टमैन सिविल। ये जो क्वेश्चन बैंक है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इसी में से जो आपके क्वेश्चन है वो मैक्सिमम आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हम इसको आज कवर करेंगे। ये सेशन जो है, ये सेशन नंबर 3 है। भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के ऑलरेडी 2 सेशन मैं कंडक्ट कर चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो मेरा नाम है सचिन सैनी और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल स्किल बुक को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज के सेशन में हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई करने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा ताकि आप क्वेश्चन को समझ के उसका आंसर कर सको साथ के साथ। इससे आप ज्यादा अच्छे से सीख पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। ये आपसे पूछा गया है वो कौन सा पार्ट है, वो कौन सा हिस्सा है जिसको एक्स के द्वारा दर्शाया गया है। आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कुछ ये जो पार्ट है आपको पूछा गया कि ये कौन सा होता है। तो 4 ऑप्शन है आपके पास, कोरबेल, ब्लॉकिंग कोर्स, स्ट्रिंग कोर्स या फ्रीज कोर्स। तो 10 सेकंड है आपके पास। आप लाइव चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई कीजिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपना रिप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये जो एक्स के द्वारा दर्शाया गया है वो पार्ट कौन सा है, वो हिस्सा कौन सा है, वो आपका फ्रीज कोर्स है। ठीक है, फ्रीज कोर्स हम किस तरह से कह सकते हैं इसको, ए कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो ए कॉर्निस इज कॉल्ड फ्रीज कोर्स। यहाँ पे देखिए आपको क्या दर्शाया गया है, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं हम, कॉर्निस कहते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निस कहते हैं। और जो कॉर्निस के नीचे जो स्टोन लगाया जाए, जो पत्थर लगाया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रीज कोर्स कहेंगे। ठीक है, तो आंसर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पर राइट आ जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपका रिप्लाई, आपका जो भी डाउट है वो आपका क्लियर किया जाएगा। तो सेकंड क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। अभी मैंने बताया था कि इस हिस्से को क्या कहते हैं। ठीक है, पहले क्या था, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि एक्चुअली इसी क्वेश्चन बैंक के अंदर काफी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऐसे एक्स की तरह दर्शाए गए हैं। ठीक है, लेकिन जो पार्ट है वो अलग अलग है। आपको क्या कहा जाएगा, ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला कौन सा है, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं। ठीक है, ऐसे आपको एक्स के द्वारा दर्शाया जाएगा। फिर पूछा जाएगा कि इस पार्ट को क्या कहते हैं, इस हिस्से को क्या कहते हैं। तो आपने इन चीजों पे कंफ्यूज नहीं होना। आप कहोगे सर पहले जो मेरा क्वेश्चन था उसमें कोरबेल आंसर आया था, दूसरे में कॉर्निस आया था, ऐसे कैसे। तो आपने क्वेश्चन रटना नहीं है। ठीक है, कि आप कह दो सर फ्रीजिंग कोर्स आंसर था, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी अलग अलग हैं और आपको बहुत ध्यान से देखना है, तभी आप समझ पाओगे चीजों को। ठीक है, पहले क्या पूछा गया था, पहले पूछा गया था फ्रीज कोर्स। अब क्या पूछा गया है, जो हिस्सा दिखाया गया फ्रीज कोर्स के ऊपर वाला कौन सा हिस्सा है। अभी मैंने बताया है। ठीक है, जो फ्रीज कोर्स है, जो स्टोन है, वो किसके नीचे लगाया जाता है, वही आपसे पूछा गया। ठीक है, तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। क्या इसका आंसर आएगा, कोरबेल, कॉर्निस, ब्लॉकिंग कोर्स या स्ट्रिंग कोर्स। तो आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा, जैसे अभी मैंने बताया कॉर्निस, इसका राइट आंसर क्या आएगा, कॉर्निस आएगा। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए कोर्स ऑफ स्टोन प्रोवाइडेड इमीडिएटली बिलो ए कॉर्निस इज कॉल्ड फ्रीजिंग कोर्स। यहाँ पे क्या है, जो एक्स के द्वारा दर्शाया गया है वो आपका फ्रीजिंग कोर्स है। वो स्टोन कौन सा है, वो पत्थर कौन सा है, वो फ्रीजिंग कोर्स है। और उसके ऊपर वाला कौन सा हो जाएगा, कॉर्निस बन जाएगा, जो मैंने लाल पेन से दर्शाया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कॉर्निस इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे कौन से होते हैं कॉर्निस, आपने इस तरह की जो डिजाइनिंग है दीवारों के और जो आपकी छत है वहां पे देखी होगी, बिल्कुल। ठीक है, रूफ के पास में बिल्कुल ऐसी आपने डिजाइनिंग देखी होगी। वुड की हो सकती है, पीओपी से हम डिजाइन कर देते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, कॉर्निस कहते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, कॉर्निस, कोरबेल, फ्रीजिंग कोर्स। ठीक है, ये चीजें आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आपका जो 3-4 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है,
हो सकता है कि आपका कुछ अलग हो, क्योंकि सेट अलग अलग बने होते हैं ना, 4 से 5 सेट बने होते हैं ऑनलाइन एग्जाम के अंदर भी, कि आपके फ्रेंड का जो एग्जाम है, जो आपके पास वाला बैठा है, उसमें पूछ लिया जाए कॉर्निश क्या होता है, ठीक है, कॉर्निश कौन सा है, और दूसरे से फ्रीजिंग कोर्स पूछ लिया जाए, कोबल पूछ लिया जाए, तो ऐसे आ सकते हैं। चारों पांचों के बारे में जितने भी क्वेश्चन है आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रॉक हैज ए मेन कंटेंट ऑफ सिलिका। तो देखिए जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स है, ठीक है, जो आपके स्टोन्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा, भले वो रॉक से आ जाए, आपके स्टोन से आ जाए, ठीक है, आपकी क्लासिफिकेशन पूछ ली जाएगी, या फिर कुछ जैसे कहा जाएगा मार्बल कौन सी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, ठीक है, कितनी प्रकार की क्लासिफिकेशंस होती है, वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है रॉक्स का, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और जरूर पूछे जाएंगे। तो ये जो रॉक्स वाला है, जो चैप्टर है, पत्थर है, स्टोन रॉक्स है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको एक एक करके डिटेल में अलग अलग लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ऑलरेडी 3 लेसन्स मैं अपलोड कर चुका हूं, हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। तो इसी तरह हम पूरा जो कोर्स कंटेंट है आपको प्रोवाइड कराएंगे ड्राफ्टिंग सिविल के। तो यहाँ बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। इसमें क्या पूछा गया है कि विच रॉक हैज ए मेन कंटेंट ऑफ सिलिका। कौन सी रॉक में, कौन सी चट्टान के अंदर मेन कंटेंट होता है किसका, सिलिका का। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है तब भी, और अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखते हो तब भी, ठीक है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, आर्जिलियस रॉक्स, सिलिशियस रॉक, कैलकेरियस रॉक या फोलिएटेड रॉक, ठीक है। सिलिका का मेन कंटेंट किसमें होगा, इन चारों में से, आप बिल्कुल समझ पा रहे हो। 10 सेकंड का टाइम है, लाइव चैट बॉक्स पे जवाब दीजिए। ओके, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा सिलिशियस रॉक। सिलिका का मेन कंटेंट किसमें होगा, सिलिशियस रॉक्स के अंदर। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप क्लासिफिकेशन में जरूर पढ़िएगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ ही जो सिलिशियस रॉक्स है, आपको पता चल रहा है कि सिलिका का मेन कंटेंट जिसमें होगा, सिलिका के ऊपर ही नाम बना हुआ सिलिशियस रॉक, और सिंपल इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी आसान भी है और काफी टफ भी है देखा जाए तो। अगर आपको चीजें अच्छे से क्लियर है तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। अगर आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो अच्छे से, अगर आपने नहीं पढ़ा एक बार भी, तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the classification of marble? क्वेश्चन नंबर 44। What is the classification of marble? मार्बल का कौन सा वर्गीकरण है, आपसे पूछा गया है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ी है, क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आपके लिए। ऑप्शन है आपके पास मेटामॉर्फिक रॉक, फोलिएटेड रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर कीजिए लाइव चैट बॉक्स के अंदर। जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, जो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है किसकी, रॉक्स की, चट्टानों की, उसके अकॉर्डिंग जियोलॉजिकल में 3 तरह की चट्टानें आती हैं, ठीक है, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। अब आपको पता होना चाहिए भी इग्नियस रॉक्स के अंदर कौन कौन सी आपकी रॉक आएंगी, कौन कौन सी आपके आएंगे पत्थर, किस किस की क्लासिफिकेशन होगी। जैसे इग्नियस में आएंगे ट्रैप आएंगे, बसाल्ट आएंगे, ग्रेनाइट आएंगे। सेडिमेंट्री के अंदर लाइमस्टोन हो गया, सैंडस्टोन हो गया, ये सब आएंगे। और जो मेटामॉर्फिक है उसके अंदर आएंगे लाइमस्टोन चेंजेस टू मार्बल, ठीक है, और स्लेट स्टोन भी आपका किसके अंदर आएगा, मेटामॉर्फिक के अंदर आएगा। तो ये जो चीजें हैं वो याद रखने वाली है, आप याद करके इनको अच्छे से समझ के फिर इनका आंसर दे सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया, जो आपका रॉक्स वाला चैप्टर है, जो लेसन है, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टोन ड्रेसिंग फिनिश। अब ये जो स्टोन ड्रेसिंग की गई है, जो फिनिश है, उसका क्या नाम है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास बोस्टेड फिनिश, डायरेक्ट फिनिश या पॉलिश फिनिश, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन बैंक में भी ऐसे ही आपका आंसर दिया गया है। 2 जो आपके ऑप्शन है वो सेम है, तो इन चीजों को आपने थोड़ा इग्नोर करना है, और जो आपका राइट आंसर है उस पर ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में काफी गलतियां हैं। तो इसको फोटो को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। तो आपने बताने की जो फिनिश है इसका नाम क्या है। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। ऑप्शन कौन कौन से आपके पास, बोस्टेड फिनिश, डायरेक्ट फिनिश और पॉलिश फिनिश।
तो 10 सेकंड है, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। सो जिसका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका डायरेक्ट फिनिश। ठीक है, राइट इसका आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट फिनिश। तो अब आप कहोगे कि सर जो डायरेक्ट फिनिश है वो तो बी और सी दोनों में दिया गया है, तो अब यहाँ पे हम बी या सी में से कौन सा सिलेक्ट करेंगे? क्योंकि जो आपका ऑनलाइन एग्जाम है उसके अंदर तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है ना कि पहले से कि इसका राइट आंसर बी आएगा और आपने डायरेक्ट फिनिश सी देख के उसको सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए ऐसा है, जो भी आपके रॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, जिनका आंसर गलत है या फिर इस तरह के क्वेश्चन है जिसमें जो राइट आंसर है वो बी और सी में दिया गया है, तो उसके आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे, इवन अगर आपने गलत भी सिलेक्ट किया तब भी। तो इसमें आपने डायरेक्ट फिनिश सिलेक्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या आएगा? डायरेक्ट फिनिश आएगा। ठीक है, बी या सी में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है। तो अब देख लेते हैं बोस्टेड फिनिश और पॉलिश फिनिश भी क्या होते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट फिनिश के बारे में जानते हैं क्योंकि ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मतलब तीनों में से किसी को भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे मान लो डायरेक्ट फिनिश दिखाई गई है, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको बोस्टेड फिनिश दिखा दी जाए या पॉलिश फिनिश भी यहाँ पे शो की जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कौन सी स्टोन ड्रेसिंग है। ठीक है, तो इनके बारे में पता होना काफी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट है बोस्टेड फिनिश। अब जैसा फोटो में बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, एक सिंपल लाइन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है वर्टिकली। बोस्टेड फिनिश इज आल्सो कॉल्ड ए ड्रॉप फिनिश। ये याद रखना, बोस्टेड फिनिश को हम किस नाम से जानते हैं? ड्रॉप फिनिश के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक के अंदर, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बोस्टेड फिनिश की जगह आपको डॉट फिनिश वहां पे ऑप्शन दिया जा सकता है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, बोस्टेड फिनिश इज आल्सो कॉल्ड एज डॉट फिनिश, काफी इंपॉर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ फिनिश कंटेन इंटरमिटेंट पैरेलल लाइंस व्हिच आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और इंक्लाइंड। इसमें क्या कहा गया है कि जो लाइंस होती हैं वो क्या होती है? पैरेलल होती है। ठीक है, सीधी लाइनें होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकती हैं भैया, सीधी भी हो सकती हैं, टेढ़ी भी हो सकती हैं। ठीक है, किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन वो क्या होगी? पैरेलल होगी, एक दूसरे के पैरेलल लाइंस होंगी जो आपकी स्टोन की ड्रेसिंग की जाएंगी, सिंपल सीधी लाइन। कि वो कौन सी फिनिश होगी आपकी? बोस्टेड या फिर ड्रॉप फिनिश होगी। तो नेक्स्ट जो है वो आपकी कौन सी है? डायरेक्ट फिनिश। डायरेक्ट फिनिश कौन सी होती है? डायरेक्ट फिनिश इज सूटेबल फॉर सॉफ्ट स्टोन। जो स्टोन सॉफ्ट होते हैं ना, उनके लिए ये क्या होती है? सूटेबल होती है, उनके लिए सही रहती है। Steel comb of sharp teeth is dragged on the surface of soft stone. This is done in all direction of stone surface. इसमें क्या किया जाता है? एक लोहे का इंस्ट्रूमेंट लिया जाता है और उसको पत्थर के ऊपर चारों ओर से, हर तरफ से उसको क्या किया जाता है? उस पे शार्प एज लगा के जैसे करते हैं ना, मतलब जो जिसको हम कह सकते हैं कि फिनिशिंग। ठीक है, फिनिशिंग की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट फिनिश कहते हैं, सिंपल। देन उसके बाद पॉलिश फिनिश। पॉलिश फिनिश इज प्रोवाइडेड फॉर मार्बल्स, ग्रेनाइट्स। ये क्या होता है? ये मार्बल के लिए और ग्रेनाइट के लिए यूज की जाती है। इस पे क्या किया जाता है? ये जो आपकी फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, मतलब जो आपके फर्श होते हैं उनके ऊपर ये यूज की जाती है। और पॉलिशिंग कैसे की जाती है? मशीन के द्वारा भी की जाती है और हाथों के द्वारा भी की जाती है। पहले हम क्या करते थे? हाथों से फिनिशिंग करते थे मार्बल की और ग्रेनाइट की, लेकिन अभी मार्केट में क्या है, काफी जो आपकी मशीन है वो अवेलेबल है, तो उनसे हम फिनिशिंग करते हैं। तो ये आपकी पॉलिश फिनिश हो गई। तो आपके इनके बारे में आपको पता होना बेहद जरूरी है, तीनों के बारे में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द कलर कोड फॉर ब्रिक मटेरियल्स। अब आपसे पूछा गया कि जो ब्रिक मटेरियल है उसके लिए कलर कोड कौन सा है। तो ब्रिक का कलर जो होता है वो कौन सा होता है? आपको रेडिश, येलो, कुछ ऐसा दिखेगा ना, या तो थोड़ा रेडिश होता है, मतलब लाइट रेड होता है, या येलो होता है। ठीक है, तो उसका कलर कोड आपसे पूछा गया। सिंपली आपसे कलर तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कलर कोड पूछा जाएगा जो आपको पता होना जरूरी है। तो ऑप्शंस आपके पास वर्मिलियन, कोबाल्ट ब्लू, पेयर्स ग्रे और हार्बर्स ग्रीन। तो इन चारों में से कौन सा होगा? हार्बर्स ग्रीन नहीं होगा क्योंकि ग्रीन अपना कलर नहीं होता ब्रिक का, ग्रे नहीं होता है, कोबाल्ट ब्लू नहीं होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपका जो आंसर है वो वर्मिलियन यहाँ पे आ जाएगा। वर्मिलियन क्या होता है? रेड कलर होता है। ठीक है, ये एक कलर कोड है। ठीक है, याद रखिएगा, एक कलर कोड है, कौन सा ब्रिक के लिए यूज किया जाता है वो आपसे पूछा गया है। तो वर्मिलियन यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। नोटबुक में नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि कलर कोड आपके पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल। ये जो सिंबल आपको दिखाया गया, आप पूरी स्क्रीन पे देखिए, इस सिंबल का नाम क्या है?
ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन है आपके पास कटिंग, एम्बैंकमेंट, कल्वर्ट या ब्रिज। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर कीजिए लाइव चैट बॉक्स के अंदर। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होती है? देखिए जैसे ये हिली एरिया है जो जहाँ पे ट्रेन का यूज होता है, कोई भी रोड बनाने के लिए, कोई भी जो रेलवेज है उनको बनाने के लिए क्या होता है, जो मतलब जैसे ट्रेन का क्या मतलब था मेरे कहने का कि मान लो कोई जैसे ढलानू पहाड़ है, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हो फोटो के अंदर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे एक रोड बनाना है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप उसके ऊपर सिंपली वैसी रोड बना दोगे कि कभी रोड नीचे जा रहा है कभी ऊपर आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। अब जो ये सरफेस है, जो आपकी रेलवे की सरफेस है या फिर आपकी जो रोड की सरफेस है, उसको प्लेन बनाने के लिए देखिए ऐसे जैसे ये है ना, ये वाली सरफेस जो आपका कैरेज वे है, इसको प्लेन बनाने के लिए, इसका जो लेवल करने के लिए क्या किया जाता है, एम्बैंकमेंट की जाती है। इसमें क्या किया जाएगा, या तो पत्थर लगा दिए जाएंगे या फिर जो भी मटेरियल्स यूज किए जाते हैं एम्बैंकमेंट के अंदर, उनसे इसको फिल किया जाएगा और जो सरफेस है उसको प्लेन कर दिया जाएगा। तो ये आपकी एम्बैंकमेंट कहलाती है। और ये जो सिंबल है ये भी एम्बैंकमेंट का, ये आपने याद रखना है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यही बताया जाता है ज्योमेट्रिकल के अंदर, स्केल आपको बताया जाता है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्केल दैट इज डिनोटेड बाय 5:1? अब उस स्केल का नाम क्या होता है जिसको डिनोट किया जाता है 5:1 के अंदर? ऑप्शंस आपके पास फुल स्केल, प्लेन स्केल, रिड्यूस्ड स्केल या फिर इनलार्ज स्केल। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, आंसर कीजिए लाइव चैट बॉक्स के अंदर। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इनलार्ज स्केल, ठीक है, कि बड़े हुए पैमाने पे बड़ा स्केल करके बनाया जाता है वो वाला। तो देखिए 5:1 जो दिया गया है, जो 5 नंबर है, जो पहला वाला नंबर है, वो किसको डिनोट करता होता है? आपका जो आपने एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट है जो बनाया है, ठीक है, एक्चुअल में जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है किसी भी शीट पे। और जो 1 है वो किसको डोनेट कर रहा है कि जो आपका रियल ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या है। रियल ऑब्जेक्ट का साइज क्या है? 1 है और हम शीट पे बना रहे हैं उसको 5। तो ये क्या हुआ, स्केल इनलार्ज हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं, देखिए रिड्यूस स्केल, एक्चुअल स्केल और इनलार्ज स्केल, 3 स्केल आपके यहाँ पे हैं। सिंपली देखिए अगर कोई हाथी आपने बनाना है एक पेज के ऊपर, A4 शीट है, उस पर आपने एक हाथी को ड्रा करना है, एक एलिफेंट को ड्रा करना है, तो आप ऐसे ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतना बड़ा पेज नहीं होगा मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, उसका स्केल रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, स्केल रिड्यूस कर देंगे और क्या लिखेंगे कि जो एलिफेंट का साइज है वो कितना है, वो 500 है, कोई भी यूनिट है एक 500 है, और हम उसको कितना ड्रा कर रहे हैं, 500 को कितना मान के चल रहे हैं, 1, ठीक है, हम कितना ले रहे हैं, 1। तो ये क्या होगा, जो आपका स्केल जो है रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। द ड्रा इज स्मॉलर देन द रियल ऑब्जेक्ट, जो आपका ड्रा किया गया आपने पेज के ऊपर वो किससे छोटा होगा, आपके रियल ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, ठीक है। और एक्चुअल ऑब्जेक्ट, एक्चुअल स्केल कौन सा होगा, जैसे कोई मान लो एक माउस मान लो, कोई एक चूहा मान लो, ड्रा इज लाइक द रियल ऑब्जेक्ट, यानी कि चूहे को तो हम एक पेज पे बना सकते हैं ना, बिल्कुल उतने साइज के तो वो होता है, एक 4 शीट के ऊपर हम चूहे को बनाए तो रियल ऑब्जेक्ट वो होगा, उसी तरह हम बना देंगे। तो उसका जो रेशियो आएगा 1:1, ठीक है, सॉरी 1:1 आएगा। और हम क्या करेंगे, इसको सिंपली ऐसे लिख देंगे 1:1, क्योंकि जो रियल ऑब्जेक्ट है उसका भी साइज 1 है और जो हम पेज पे बना रहे हैं उसका भी 1 है। अब इन लास्ट स्केल जो क्वेश्चन था, द ड्रा इज बिगर देन द रियल ऑब्जेक्ट। अगर मान लो कि हम मॉस्किटो है, कोई मच्छर है, ठीक है, उसको हम ड्रा कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई मच्छर को ड्रा करें पेज के ऊपर, तो क्या होगा, क्या हम उतने छोटा सा बना सकते हैं और अगर बनाने के बाद भी क्या हमें दिखेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो रियल जो हम साइज ले रहे हैं पेज के ऊपर उसको लिख देंगे 5, ठीक है, और कह देंगे जो रियल एक मॉस्किटो है जिसको हमने बनाया उसका साइज क्या है, 1। तो ये आपका इनलार्ज स्केल हो जाएगा। जहां पे वैल्यू आपकी छोटी हो पहले वाले में, वो आपका क्या होगा, रिड्यूस स्केल होगा। जो आपकी वैल्यू ज्यादा हो वो इनलार्ज स्केल होगा, और जिसमें वैल्यू सेम हो वो आपका एक्चुअल स्केल बन जाएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49,
व्हाट इज द नेम ऑफ द टेस्ट दैट टू डिटरमाइन द ड्यूरेबिलिटी और वेदरिंग क्वालिटी। अब उस टेस्ट का नाम क्या है जिससे हम ड्यूरेबिलिटी और वेदरिंग क्वालिटी को क्या करते हैं, निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शंस आपके पास इम्पैक्ट टेस्ट, स्मिथ टेस्ट, क्रशिंग टेस्ट और क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, लाइव चैट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी एक मटेरियल की ड्यूरेबिलिटी और वेदरिंग क्वालिटी को जानने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट का यूज करते हैं। अभी जो बाकी 3 टेस्ट है ये भी काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। जो इम्पैक्ट टेस्ट है आपका, जो फर्स्ट ऑप्शन था, उसको किसके लिए यूज किया जाता है? इम्पैक्ट टेस्ट डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द मटेरियल ड्यूरिंग फ्रैक्चर। यानी कि अगर मान लो एक चॉकलेट है, आपके हाथ में क्या है, एक चॉकलेट है, वेफर है, अगर आप उसको तोड़ते हो, ठीक है, जब बीच में से उसके 2 हिस्से करते हो तो उसमें कितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है उसको तोड़ने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप किटकैट, एक चॉकलेट है, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, उस चॉकलेट को डिवाइड करने के लिए जितनी एनर्जी का यूज आप कर रहे हो उसको डिटरमाइन करने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यही आपको बताया गया है, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय मटेरियल ड्यूरिंग द फ्रैक्चर। किसी भी मटेरियल के द्वारा जो एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है, किसके लिए, उसको फ्रैक्चर के दौरान, ठीक है, उसको तोड़ने के दौरान, उसके फ्रैक्चर के दौरान ऑब्जर्व की जाती है, उसी को डिटरमाइन करने के लिए हम इम्पैक्ट टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। एनर्जी कितनी ऑब्जर्व कर रहा है कोई मटेरियल, उसको जांचने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट का यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। सेकंड था स्मिथ टेस्ट। ये जो साइंटिस्ट है जिन्होंने ये इन्वेंट किया स्मिथ टेस्ट, उनका नाम था, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया है। स्मिथ टेस्ट इज कैरिड आउट टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर इन द स्टोन। जो आपका स्टोन है, जो पत्थर है, उसके अंदर सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को जांचने के लिए, ठीक है, उसको कितनी परसेंट उसके अंदर मात्रा है, ठीक है, कितनी परसेंट एक मार्बल के अंदर, एक स्टोन के अंदर आपका जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है उसकी कितनी मात्रा, उसको जांचने के लिए स्मिथ टेस्ट किया जाता है, ठीक है। ये याद हो गया। फर्स्ट क्या था, कोई भी मटेरियल की जो फ्रैक्चर करने के लिए जितनी आपकी एनर्जी ऑब्जर्व की जाती है वो आपका क्या बन जाएगा, इम्पैक्ट टेस्ट हो जाएगा। सेकंड स्मिथ टेस्ट किसके लिए किया जाता है कि जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर है उसकी प्रेजेंस जानने के लिए, उसका परसेंटेज जानने के लिए स्टोन के अंदर किया जाता है स्मिथ टेस्ट। तीसरा कौन सा था, क्रशिंग टेस्ट। क्रशिंग टेस्ट क्या होता है, जो आपकी एग्रीगेट है, ठीक है, जिसके अंदर आपने मसाला, रेता डाल दिया, सीमेंट डाल दी, बजरी डाल दी, जो आपका एग्रीगेट बन गया, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, क्रशिंग टेस्ट यूज करते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज असेस्ड बाय एग्रीगेट क्रशिंग टेस्ट। जो कोर्स एग्रीगेट होता है आपका, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी ताकत है, उसको जांचने के लिए हम क्रशिंग टेस्ट का यूज करते हैं। और जैसा मैंने बताया, जो आपका राइट आंसर भी आएगा, क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, ड्यूरेबिलिटी और वेदरिंग क्वालिटी जो होती है स्टोन की, उसको जांचने के लिए क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। चारों ही काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए ये। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which quadrilateral have all the sides equal and angles are not at right angle? तो इस तरह के क्वेश्चन आपके वैसे नहीं पूछे जाते, बट हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन आ जाए, तो काफी इतना इंपॉर्टेंट भी है। और ये जो क्वेश्चन है वो एक आपका बोनस क्वेश्चन है, ठीक है, 49A क्वेश्चन है ये। तो ऑप्शंस आपके पास रोम्बस, ट्रेपेजॉइड, रेक्टेंगल और रोम्बॉइड। तो 4 ऑप्शंस आपके पास। राइट आंसर आपने बताना है कि जो कौन सा क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो साइड्स है वो इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन जो एंगल है वो राइट एंगल नहीं होता। जो इंटरनल जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल नहीं होता है, 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शंस आपको मैंने बता दिए। 10 सेकंड आपके पास, लाइव चैट बॉक्स के अंदर आंसर कीजिए। ओके, देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में क्या होता है, जो चारों साइड है वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो इंटरनल एंगल होते हैं वो कभी भी 90 डिग्री के एंगल पे नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेसिग्नेशन ऑफ द ड्राइंग शीट यूज्ड इन 700 into 500 into 15 mm साइज ड्राइंग बोर्ड। अब आपका जो एक ड्राइंग बोर्ड है जिसका साइज क्या है, 700
गुना में 500 गुना में 15 मिलीमीटर mm, ठीक है, ये साइज है ड्राइंग बोर्ड का। उसमें कौन सी ड्राइंग शीट आपकी यूज की जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आएंगे जरूर, क्योंकि आपका जो ड्राइंग बोर्ड है उसका साइज आपको पता होना चाहिए, ड्राइंग शीट है उसका साइज आपको पता होना चाहिए, और कौन से ड्राइंग बोर्ड में कौन सी शीट यूज की जाएगी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शंस आपके पास A0, A1, A2 या A3। तो 10 सेकंड है आपके पास, लाइव चैट बॉक्स के अंदर आंसर कीजिए कौन सा इसका राइट आंसर आएगा। ओके, तो देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका A2 साइज, ऑप्शन नंबर सी A2 साइज। तो देखिए जो आपका ये यूनिट दी गई है, ये आपकी जो लेंथ ब्रेथ और थिकनेस दी गई है, ठीक है, किसकी, ड्राइंग बोर्ड की। तो पहले आप देख लीजिए ड्राइंग बोर्ड कौन सा है, B0, B1, B2 और B3। B0 का साइज क्या है, 1500 इंटू 1000 इंटू 25, ठीक है। ये क्या होगा, इस पे कौन सी शीट यूज की जाएगी, ड्राइंग शीट A0 साइज, ठीक है। सेकंड कौन सा हो गया, B1, उस पे कौन सी शीट यूज की जाएगी, A1, ठीक है। B1 पे A1 यूज की जाएगी, B2 पे A2 यूज की जाएगी और B3 पे A3 यूज की जाएगी। और जो आपके बोर्ड है ड्राइंग बोर्ड, उनका साइज भी आपको पता होना बेहद जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए एक ट्रिकी क्वेश्चन था। अब आपको ये तो पता है कि B0 के अंदर A0 जो शीट है वो यूज की जाएगी, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि जो B0 का साइज है वो क्या है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो आपने सिंपल याद रखना है कि जो B0 साइज है वो 1500 होगा, 1500 होगा, ठीक है। पहला आप याद रखिए एक बार, 1500 होगा B0, B1 होगा 1000, B2 होगा 700 और B3 होगा 500, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, इनका रेशियो भी आपको याद रह जाएगा। फर्स्ट जो आपकी जो विड्थ है वो क्या आएगी, लेंथ मैंने बता दी 1500, विड्थ क्या आएगी 1000, फिर 700, फिर 500 और फिर 350, ठीक है। आप देख सकते हो ना आपका जो ये एक इसके अंदर एक लिंक बना हुआ है कि मतलब जो आपकी जहाँ पे लेंथ आपकी 1500 है वहाँ विड्थ क्या है 1000 है, जहाँ पे लेंथ आपकी 1000 है वहाँ पे विड्थ क्या है 700 है, जहाँ लेंथ 700 है वहाँ विड्थ 500 है। तो इस तरह से ये कम होते जाएंगे। और जो आपकी थिकनेस है वो फर्स्ट टू के अंदर B0 और B1 के अंदर 25 रहेगी और B2 और B3 के अंदर 15 रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, और बाकी आप याद बिल्कुल रख सकते हो, ठीक है। किस तरह से रख सकते हो, कौन सी शीट यूज की जाएगी, B0 के अंदर A0, B1 के अंदर A1, B2 के अंदर B2 और B3 के अंदर A3। सिंपली आपने इस तरह से इनको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द मैक्सिमम डिग्री कैन बी मेजर्ड इन सर्कुलर प्रोटेक्टर। बच्चा भी बता देगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री या 390 डिग्री, एक प्रोटेक्टर से कितनी डिग्री तक हम माप सकते हैं, सिंपल आपसे पूछा गया। जवाब दीजिए, 10 सेकंड आपके पास टाइम है। ओके, तो सिंपल जो राइट आंसर है वो क्या आएगा आपका 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री यहाँ पे राइट आंसर आपका आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक इफ द क्ले इज मेड लूज एंड एनी इंग्रेडिएंट टू बी एडेड टू इट। अब आपसे पूछा गया है कि जो ब्रिक मशीनरी की जो ब्रिक मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी जो प्रोसेस के अंदर जब कोई भी क्ले के अंदर कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड करना हो तो उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शंस आपके पास वेदरिंग, क्लीनिंग, टेम्परिंग या ब्लेंडिंग, 4 ऑप्शंस आपके पास। राइट आंसर दीजिए लाइव चैट बॉक्स के अंदर। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, ब्लेंडिंग, ठीक है। कौन कौन आपके स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, इसके अंदर ब्रिक मैन्युफैक्चर के अंदर जब ब्रिक बनाते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग, देन बर्निंग। सबसे पहले क्या की जाती है, मिट्टी क्ले तैयार की जाती है, उसको मोल्ड किया जाता है, मोल्ड मतलब किसी भी सांचे में ढालना। उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है, और उसके बाद भट्टे के अंदर, फ्लेम के अंदर उसको बर्न किया जाता है, पकाया जाता है, ठीक है। और जो हमारा फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, उसी के दौरान ब्लेंडिंग हमारी प्रोसीजर होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी इंग्रेडिएंट ऐड करना हो तो क्ले के अंदर ऐड कर दें,
ठीक है, तो सिंपल इसका ब्लेंडिंग आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 53, विच रॉक हैज मेन कंटेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन से रॉक के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट होता है, ज्यादातर रहता है, मेन कंटेंट होता है। ऑप्शंस आपके पास आर्गिलिस रॉक्स, सिलिशियस रॉक्स, फोलिएटेड रॉक्स या कैलकेरियस रॉक्स। तो 10 सेकंड आपके पास, राइट आंसर जवाब दीजिए क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। बताइए मुझे। जो इसका राइट आंसर आएगा वो कैलकेरियस रॉक्स आएगा। ठीक है, क्या इसका आंसर आएगा? डी इज द राइट आंसर, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट से नाम से ही पता चल रहा है कि कैलकेरियस रॉक्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर द रियर व्यू इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, क्या पूछा गया? जो रियर व्यू है, जो बैक वाला व्यू है, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंदर कहां पे प्लेस किया जाता है, कहां पे दिखाया जाता है। फर्स्ट एंगल की बात हो रही है, ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऑप्शंस आपके पास, ऑप्शन नंबर ए राइट साइड ऑफ राइट साइड व्यू, कि जो राइट साइड है उसके राइट साइड व्यू में, बॉटम ऑफ द एलिवेशन, जो एलिवेशन है उसके बॉटम में यानी कि नीचे की ओर, या फिर लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड व्यू, या फिर टॉप ऑफ एलिवेशन। तो 10 सेकंड आपके पास, इसका आंसर कीजिए। ओके, देखिए जो इसका राइट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड व्यू। जो आपका राइट साइड व्यू है उसके लेफ्ट साइड में हम इसको दर्शाएंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप फोटो के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से देख सकते हो। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसको दिखाएगा एक बॉक्स में। सेकंड में लेआउट की जो वेरियस व्यू है वो कहाँ बनाए जाएंगे, इसकी बात हो रही है। याद रखिएगा, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की। ठीक है, फर्स्ट एंगल की हो रही है, ना कि थर्ड एंगल की। फर्स्ट में याद रखिएगा कहाँ पे ये बनेगा, तो आपका इस तरह से ये कुछ ऑब्जेक्ट है वो खुल जाएगा। ठीक है, क्या होगा? राइट साइड ऑफ राइट एंगल साइड। ठीक है, ये आंसर था ना, लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड ऑफ राइट साइड व्यू। जो आपका राइट साइड व्यू है उसके लेफ्ट साइड में इसको दिखा दिया जाएगा। ठीक है, इसके ये राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where the plan is placed in the third angle projection। यहाँ पे थर्ड की बात हो रही है। ठीक है, फर्स्ट की नहीं हो रही है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की बात हो रही है। याद रखिएगा, प्लान को हम कहाँ दर्शाते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर। ऑप्शंस आपके पास, बिलो एलिवेशन, अबव एलिवेशन, लेफ्ट ऑफ एलिवेशन या राइट ऑफ एलिवेशन। ठीक है, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर दीजिए मुझे लाइव चैट बॉक्स के अंदर। जिसका राइट आंसर आएगा वो आपका आएगा अबव एलिवेशन। ठीक है, आपका जो प्लान होता है वो कहाँ बनाया जाता है? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर, एलिवेशन के ऊपर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अबव द एलिवेशन। अगर बात की जाती है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की तो बिलो एलिवेशन। अगर बात की गई है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की तो अबव फ्रंट एलिवेशन। तो आपसे सिंपल यही पूछा जा सकता है कि एलिवेशन कहाँ बनाया जाता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर? बिलो प्लान। फर्स्ट एंगल के अंदर अबव प्लान। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 56, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ऑब्जर्व वाटर वेपर फ्रॉम द एयर। किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी क्या होती है जिसके अंदर हम वाटर वेपर्स को ऑब्जर्व करते हैं हवा से। ठीक है, वाटर वेपर्स को क्या कहते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑप्शंस आपके पास, हाइड्रोस्कोपिसिटी, वाटर अब्जॉर्प्शन, परमिएबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी। तो 10 सेकंड है आपके पास, आंसर कीजिए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आपका क्या आएगा? वो आएगा हाइड्रोस्कोपिसिटी। ठीक है, हाइड्रोस्कोपिसिटी इज द राइट आंसर। ये किसी भी मेटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप कारपेट पे जाते हो ना, कि अगर आप मान लो बात करके आए हो, आपके पैर क्या है और थोड़े गीले हैं, ठीक है, पानी लगा, उसको सोखने के लिए जो मटेरियल होता है, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है? हाइड्रोस्कोपिसिटी। तो ये आपने याद रखना है। आप कुछ चीजें याद रख के ज्यादा समझ पाओ। ठीक है, क्योंकि आईटीआई के अंदर आपको उस हाई लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको
इतना डीप में बताया गया है हर चीज के बारे में। तो मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, सिंपली आप याद रख सकते हो जस्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। हाइड्रोस्कोपिसिटी क्या होता है ये आपने याद रखना है, किसी भी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी जो क्या करती है, जो वाटर वेपर से उनको सोखती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, what is known as the capacity of material to permit water to pass through it under pressure? What is known as the capacity of material? किसी भी मटेरियल की कैपेसिटी उसको क्या जाना जाता है, what is known as कैपेसिटी, उस कैपेसिटी ऑफ मटेरियल, एक मटेरियल की कैपेसिटी को किस नाम से जाना जाता है, जो परमिट करती है, ठीक है, क्या परमिट करती है, पानी को पास इसके अंदर से पास होने के लिए, ठीक है। मान लो कि अगर कोई रेत है उसमें से कोई पानी पास हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, ठीक है, परमिट, उसको क्या कहेंगे, वो किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा गया सिंपल। ऑप्शंस आपके पास ड्यूरेबिलिटी, परमिएबिलिटी, पोरोसिटी या फिर डक्टिलिटी। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, आंसर कीजिए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे परमेबिलिटी। ये क्या होता है देखिए, परमेबिलिटी क्या होती है, कोई ग्रेवल है, ठीक है, आप ग्रेवल में से अब क्या कर रहे हो, पानी को पास कर रहे हो, ठीक है, 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर में हमने क्या किया हुआ है, ग्रेवल को बिछाया हुआ है, उसमें आप पानी डाल रहे हो तो क्या होगा, 2 मिनट के अंदर ही सारा पानी निकल जाएगा, क्योंकि जो ग्रेवल होती है उसके अंदर क्या होता है, स्पेस ज्यादा होता है, ठीक है, बीच में क्या होगा, स्पेस ज्यादा होगा जिसमें से पानी पास हो जाएगा। लेकिन बात करें हम रेत की, सैंड की बात करें तो उसके अंदर क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो काफी मतलब काफी कम स्पेस होता है, तो उसमें से पास होने के लिए पानी को 20 मिनट तक लग जाएंगे कि पानी उसमें से 20 मिनट के बाद ही पूरी तरह निकल पाएगा, ठीक है। बात करें हम सिल्ट की, ठीक है, तो उसमें से क्या होगा, 2 घंटे लग जाएंगे, 2 घंटे तक क्या होगा कि पानी उसमें से पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके अंदर बिल्कुल कम स्पेस होता है कि आपका जो पानी है वो उससे पास हो सके। और बात करें क्ले की, ठीक है, जो चिकनी मिट्टी होती है उससे की बात करें तो चिकनी मिट्टी क्या होती है, पानी को ऑब्जर्व कर लेती है ना, उसको पास होने से रोकती है, तो उसमें से किसी भी पानी को पास होने के लिए 2 दिन तक लग जाएगा। उसमें क्या होगा, बिल्कुल ही थोड़ा 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 बूंद बूंद सा पानी निकलेगा, तो 2 दिन उसमें लग जाएगा पानी को निकलने के लिए। तो ये होती है आपकी परमेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है। ग्रेवल की परमेबिलिटी क्या होगी, कम होगी, ग्रेवल क्या होगा, पानी जल्दी निकल जाएगा। क्ले की सबसे ज्यादा होगी, 2 दिन तक उसको लग जाएंगे पानी को निकलने के लिए 1 मीटर के क्ले में, ठीक है, 1 मीटर की क्ले में से उसको 2 दिन लग जाएंगे पानी को पास होने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन स्टोन टू स्टडी माइनर कंस्टिट्यूएंट ग्रेन साइज। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो वो कौन सा टेस्ट है जिसको स्टडी करने के लिए जो छोटे छोटे जो कंस्टिट्यूएंट है, छोटे छोटे जो क्या कहते हैं हम, घटक होते हैं, ठीक है, मामूली घटक, छोटे छोटे चीजों को जांचने के लिए कौन सा टेस्ट का यूज किया जाता है। तो ऑप्शंस आपके पास, फ्रीजिंग, स्मिथ टेस्ट, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट या हार्डनेस टेस्ट, ठीक है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास, इनका आप आंसर कीजिए लाइव चैट बॉक्स के अंदर। तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। देखिए क्वेश्चन से समझ आ रहा है आपको कि मामूली जो घटक होते हैं कौन से होते हैं, माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो छोटे छोटे घटक है उनको जांचने के लिए हम किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट का। क्योंकि अगर मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी है, ठीक है, उसके ऊपर हमने टेस्ट करना है, हम माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे ताकि वो चीज हमें बड़ी दिख सके, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक टेस्ट यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, Name the process of removing about 20 cm depth of soil to a certain area of manufacturing of brick। किसी जो मैन्युफैक्चरिंग ब्रिक है तो उसको बनाने के लिए जो कुछ एरिया होता है ना, 20 सेंटीमीटर का एरिया है, जो मिट्टी की जो परत है उसको निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे। ऑप्शन आपके पास, अनसॉइलिंग, टेम्परिंग, ब्लेंडिंग या क्लीनिंग। 10 सेकंड है आपके पास, लाइव चैट बॉक्स के अंदर आंसर कीजिए। ओके, देखिए इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, अनसॉइलिंग, ठीक है।
Unsoiling is the right answer. The act or the process of stripping the surface of dirt or soil from the top of a quarry clay bed. Clay bed मतलब जो मिट्टी बिछाई जाती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, कुछ जो पार्टिकल्स होते हैं जो आपके ब्रिक को खराब कर सकते हैं, ठीक है, जो क्या कहते हैं, जैसे मतलब हम कहते हैं ना, अगर मान लो हमने क्या किया हुआ, पानी रखा हुआ है, ठीक है, मिट्टी आएगी उसके ऊपर जम जाएगी, जो लेयर होती है ना वो मिट्टी की परत उस पर आ जाएगी, तो हम क्या करते हैं, पहले पानी को थोड़ा सा निकाल देते हैं ताकि वो पानी साफ हो जाए, है ना, ऐसा करते हैं ना। अगर हमें पानी को यूज करना है, जो मिट्टी की परत उसको निकालने के लिए हम पानी को, ऊपर वाला जो पानी है लेयर है उसको हटा देंगे। इसी तरह जो मिट्टी, जो ऐसे कण होते हैं जो उसके अंदर विद्यमान नहीं रहने चाहिए, जो है अनवांटेड, ठीक है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स आपके क्ले के अंदर आ जाते हैं, उनको निकालने के लिए अनसॉइलिंग की जाती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अनसॉइलिंग कहते हैं। कितनी सेंटीमीटर तक निकाली जाती है, 20 सेंटीमीटर तक। 20 सेंटीमीटर डेप्थ होती है जहां तक हम उसको निकाल देते हैं, ठीक है। तो अनसॉइलिंग इज द राइट आंसर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60। व्हाट इज मार्क एज एक्स इन ब्रिक वर्क। ये जो ब्रिक वर्क है, इसमें जो एक्स को आपको दिखाया गया उसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके पास कॉर्निस ब्रिक, बुल नोज ब्रिक, कैंट ब्रिक या फिर राउंड एंडेड ब्रिक। तो 10 सेकंड आपके पास, राइट आंसर दीजिए। ओके, तो जो इसका राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, कॉर्निस ब्रिक, ठीक है। ये कौन सी होती है, कॉर्निस ब्रिक होती है, जो सबसे ऊपर आपकी विद्यमान रहती है। आपके जो रूफ होती है उसके साथ लगती हुई आपका जो डिजाइनिंग हम कह सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, जो स्टोन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉर्निस ब्रिक कहते हैं, कॉर्निस स्टोन कहते हैं, ठीक है। ये ब्रिक भी हो सकते हैं, स्टोन भी हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हो, और आंसर की मैंने अटैच कर दी है, ठीक है। और ये जो पीपीटी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। तो पीपीटी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो ड्राफ्टमैन सिविल के लिए बना हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या लाइव चैट बॉक्स में भी अभी आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप मैसेज कर सकते हो, और आप कमेंट भी कर सकते हो, आपको जो भी रिप्लाई होगा वो आपको दे दिया जाएगा। ओके, सो थैंक यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, जल्दी हम नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। और इसी तरह हम जो क्वेश्चन है बैंक आपको पूरा कंप्लीट कराएंगे आपके एग्जाम, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।